हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एवर बेस्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.1 को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा आने वाली सभी प्रकार के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.1 में यानी कि 6.1 में कह रहा है पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इससे पहले एक वीडियो में समरूप और सर्वांगसम के नियम को बता चुका हूं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाकर प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोगों को समझने में बिल्कुल आसानी हो। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सभी वृत्त होते हैं, यानी कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि मैं पहले ही ये बता चुका था अगले वीडियो में समरूप और सर्वांगसम के नियम में कि जितने भी वृत्त होते हैं वो सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं, यानी कि एक जैसा ही दिखने वाले को हम लोग समरूप कहते हैं। बड़ा हो या छोटा हो इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, बल्कि एक जैसा दिखने वाला हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए चूड़ी, एक बच्ची की हाथ की चूड़ी हो या एक बड़ी औरत की हाथ की चूड़ी हो, दोनों चूड़ी में बड़ा छोटा तो होगा लेकिन दोनों एक ही जैसा गोल होगा, तो यही होता है हमारा समरूप। अब देखिए, सभी वर्ग होते हैं तो सभी वर्ग भी जो है हमारा समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग जितना भी हम लोग बना लें, छोटा वर्ग या बड़ा वर्ग, वो सभी एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग क्या सभी भुजा और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग जो है समरूप ही कहलाएगा, क्योंकि जितने भी वर्ग हम लोग बना लें वो समरूप ही होता है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए, कैसा त्रिभुज समरूप होता है, तो सभी समद्विबाहु या समबाहु, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। समबाहु, अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्यों समरूप होता है, क्योंकि हम लोग जानेंगे त्रिभुज हम लोग छोटा बनाए या बड़ा बनाए, उसकी भुजा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन उसका जो कोण होगा, समबाहु त्रिभुज का सभी कोण जो है 60 डिग्री का ही होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज के अंदर सभी कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो सभी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी कि अगर समद्विबाहु होगा तो समद्विबाहु में हम लोग जानते हैं कि जिसमें दो कोण आपस में बराबर हो या दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसको हम लोग समद्विबाहु कहते हैं। तो एक त्रिभुज का मान लीजिए कोई कोण 50 डिग्री का हो या 60 डिग्री का हो, दूसरे त्रिभुज में तो कोई कोण किसी भी कोण माप की हो सकता है, जैसे 60-70 हो सकता है, 70-50 हो सकता है। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं यही समरूप होंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम लोग त्रिभुज देते हैं, एक बड़ा सा त्रिभुज देते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे अगर ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं तो ये तीनों में 60-60 डिग्री के ही एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 60-60 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो इसलिए समबाहु त्रिभुज ही हमारा समरूप होता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसी के अनुसार, जैसे अगर हम लोग समद्विबाहु बनाते हैं, मान लीजिए ये 10 का है तो ये 12 का भी हो सकता है। किसी अन्य त्रिभुज को लेंगे तो ये 12 का है तो ये 14 का भी तो हो सकता है। तो ये दोनों क्या है, हमारा समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु कभी भी आपस में समरूप नहीं हो सकते। अगर ये एक बराबर होंगे तो ये समरूप कहला सकते हैं, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो समरूप नहीं कहलाएंगे। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं। देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण। अब देखिए, भुजाओं के समान संख्या, यानी कि हम लोग जानते हैं कि दो बहुभुज हैं वो समरूप होते हैं कब, यदि उनका संगत कोण क्या होगा, बराबर होना चाहिए। अगर संगत कोण बराबर है और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आपस में क्या होगा, समरूप होगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
2 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे हम लोगों को 2 अलग अलग उदाहरण देना है और इसको समझा देना है कि समरूप आकृति और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समरूप आकृति के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब समरूप आकृति के 2 अलग अलग उदाहरण देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे त्रिभुज है ABC, एक अन्य त्रिभुज है इससे छोटा, ये है PQR, इसमें ये है हमारा 60 डिग्री का मान लीजिए, तो इसमें ये 60 का है। अगर ये 50 का है तो ये भी 50 का है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि 2 एंगल अगर बराबर हो तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक आपस में बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों को जोड़कर जो 180 से हम लोग माइनस करेंगे तो इसमें जितना आएगा उतना ही इसमें भी आएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा दोनों समरूप आकृति है, क्योंकि अगर इस त्रिभुज को अगर उठा के हम इसमें रखते हैं और इसको धीरे धीरे अगर जूम करते हैं, जिस तरह से हम लोग अपने मोबाइल में फोटो को जूम करते हैं, तो ये क्या होगा कि यहाँ से ये जो भुजा है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ए को छू देगा और ये आर वाले भुजा बढ़ते बढ़ते सी को छू देगा और ये क्यू और पी क्यू ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएंगे। तो यही होता है हमारा समरूप, जो छोटा बड़ा तो होगा लेकिन बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला होगा। अब देखिए इसका एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। ये 2 भिन्न भिन्न उदाहरण बोला है, तो एक उदाहरण तो हो गया ये। तो देखिए एक अन्य हम लोग और उदाहरण को लेते हैं। जैसे 2 वर्ग ही हम लोग बना देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे एक और हम लोग बड़ा सा वर्ग ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं PQRS। तो ये जो है यानी कि अगर इस वर्ग को हम लोग यहाँ से तुलना करते हैं दोनों में, तो ये बिल्कुल एक ही जैसा दिख रहा है। बड़ा छोटा तो है लेकिन दिखने में एक जैसा है, तो इसको हम लोग समरूप बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा समरूप आकृति का 2 अलग अलग उदाहरण। अब यहाँ पे कह रहा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। अब समरूप नहीं है बल्कि एक जैसा दिखना ही वाला नहीं चाहिए, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए एक वर्ग बना देते हैं जिसमें सभी भुजाएं एक बराबर हो, और एक मान लीजिए हम आयत बना देते हैं। तो हम लोग आयत में जानते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे जो वर्ग है, अगर इस वर्ग को हम लोग आयत से अगर तुलना करते हैं तो ये बिल्कुल समरूप नहीं है, क्योंकि ये एक जैसा दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है। तो जो अलग अलग दिखेगा तो उसको हम लोग समरूप नहीं बोलेंगे। अब देखिए एक अन्य और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो हम लोग एक वर्ग और एक आयत ले लिए। अब जैसे कि मान लीजिए 2 त्रिभुज ही ले लेते हैं। एक है समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं ABC। तो समबाहु में हम लोग जानते हैं कि 60-60 डिग्री का एंगल होता है। एक अन्य त्रिभुज ले लेते हैं बड़ा सा, जो समबाहु नहीं होकर ये मान लीजिए हमारा समबाहु है। मानना क्या ये 60-60 डिग्री का है, तो समबाहु त्रिभुज ही है, समबाहु त्रिभुज। एक अन्य त्रिभुज ले लिए हम लोग PQR, इसको हम लोग समद्विबाहु कर देते हैं। मान लीजिए ये भुजा इस भुजा की बराबर हो, तो हम लोग जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसका मान यहाँ पे अगर ये 70 का है तो ये भी 70 के होंगे। तो ये दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज तो है लेकिन एक जैसा त्रिभुज नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि समरूप होने के लिए एक भुजा दूसरे भुजा के समानुपाती होना चाहिए, यानी कि एक के बड़ा दूसरा हो,
एक जैसा दिखने वाला हो और उसके कोण भी बिल्कुल एक जैसा हो, बराबर हो। तो यहाँ पे यदि हम लोग देखेंगे तो अगर PS को देखते हैं तो ये है 1.5 सेंटीमीटर और AD जो है 3 सेंटीमीटर, तो 1.5 का तो दुगुना 3 है। यहाँ पे PQ जो है, AB जो है, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है 3, यानी कि ये भी सारा का जो माप है PQRS का 1.5 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे ABCD का जो माप है ये है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भुजा जो है एक दूसरे के समानुपाती है, लेकिन कोण जो है एक दूसरे के अनुरूप समान नहीं है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों आकृति में भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती है, यानी कि इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, दुगुना तो है तो हम लोग समरूप कह सकते हैं, लेकिन कोण जो है एक दूसरे के अनुरूप नहीं है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल दिया ही नहीं है, क्योंकि ये जो है सीधा नहीं जाकर, लंब नहीं होकर ऐसे तिरछा जा रहा है, तो ये तो 90 डिग्री होगा नहीं। तो हम लोग लिख देंगे लेकिन इनके कोण इनके अनुरूप कोण समान नहीं है, अर्थात PQRS ABCD के समरूप नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 6.1 समाप्त हुआ। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और इस पे अगर यदि किसी प्रकार की आप लोगों की कोई कठिनाई हुई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, शीघ्र ही इसका रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।